हेलो एवरीवन, आज नया वीडियो लेके आया हूँ नया ड्यू डेट के लिए पैस 6 जो थंबनेल में देख के समझ में आ गया रहेगा। आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं पैस 6 पे डिस्कशन करेंगे, उसकी ड्यू डेट्स क्या होगी और किसको फाइल करना है। एंड इसके अंदर एक मेजर अमेंडमेंट आया है, वो मेजर अमेंडमेंट भी अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो होगा प्राइवेट कंपनीज के भी लिए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चे लोग और एवरीवन प्लीज़ क्या कीजिए, अब वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मैं सीए हिरंगेडिया, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। लेट्स स्टार्ट द सेशंस। एंड कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। और डाउट के अलावा आपके भी अगर थॉट है, आप भी प्रोफेशनल हो, तो अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो नहीं भाई हिरेन ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मुझे और क्या होगा कि हाँ भाई नहीं रे, ये व्यू भी करेक्ट है। तो क्योंकि लॉ के अंदर बहुत सारे व्यूज होते हैं, सबके अलग अलग सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि एक ही कंसेप्ट को लेके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, उसमें जरा भी मैं डिनाई नहीं करता हूं। बट हाँ, आपका कौन सा भी व्यू हो तो बिंदास जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि हिरेन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे कोई लेक्चर्स लेने तो आया नहीं, जस्ट मेरा नॉलेज, ये जो लीगल ब्राइट मैंने चैनल बनाई है प्योरली मैंने किस पर्पस के लिए बनाई है, नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए ही बनाई है। कॉर्पोरेट को लेकर जो भी फॉर्म्स होते हैं, अमेंडमेंट्स हो गए, आरओसी के, एमसीए के, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं V3 पोर्टल पे, उसके लिए ही मैंने क्या किया है, प्योरली चैनल बनाया, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट पैस 6। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पैस 6 इज अ हाफ ईयरली रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट फॉर्म। एक हाफ ईयरली फॉर्म है, मतलब आपको ईयरली 2 बार फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। इट नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। मतलब किसको फाइल करना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये फॉर्म फाइल करना होगा। बट जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया कि भाई एक मेजर अमेंडमेंट आया है पैस 6 को लेके, उसका भी अपन जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फ्यूचर में वो सब प्राइवेट कंपनी को भी, सर कौन सी प्राइवेट कंपनी, वो सब चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वो प्राइवेट कंपनी को भी फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, पैस 6 फाइल करना पड़ेगा। The main objective of the form PAS 6 is to be report the details and change in the share capital of the company on a half yearly basis. It provides for the issue of security only in dematerialization form by unlisted public company from 2nd October 2018 में। मतलब ये अमेंडमेंट पब्लिक कंपनी के लिए कभी आया था, 2018 में ही आ चुका है। और जो मैं प्राइवेट कंपनी का जिक्र कर रहा हूं वो कभी आया है, लास्ट ईयर 2023 में आया है। वो भी आई थिंक सो नीचे डेट लिखी रहेगी, वो भी अपन जिक्र करेंगे कौन सी डेट से। वो रेगुलेशन जो प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी कौन सी, बिग कंपनीज, प्राइवेट कंपनी के अंदर स्मॉल कंपनीज हैं, बिग प्राइवेट कंपनीज को ही ये पैस 6 की रिक्वायरमेंट होगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉर्म पैस 6, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को यहां पे क्लियर कर देता हूं कि यहां पे ये पैस 6 है वो ओनली अनलिस्टेड कंपनी को ही एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। उनके लिए जो उनको कोई भी पीसीए से या तो सीए से उन लोग को सर्टिफिकेट लेना है, और वो आरओसी क्या बोलो, सॉरी माय बैड, सेबी की साइट पे क्या करना है, अपलोड करना है। रेको सर्टिफिकेट बोलते हैं जनरली, वो लिस्टेड कंपनी के लिए वो कंप्लायंस होगा, उनके लिए पैस 6 की रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो यहां पे क्लियर कर देता हूं फॉर्म पैस 6, इसलिए इन लोग ने भी स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन किया कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड, लिस्टेड वाले के लिए अलग रेगुलेशंस है, अलग फाइलिंग है उन लोग के लिए। Form PAS 6 applies to all the unlisted public company that is issue share in accordance with the Rule 9A of the company's prospectus and allotment of security, Third Amendment Rule 2019. However, following unlisted company need not file PAS 6. कौन सी कंपनी एग्जेम्प्टेड है टू फाइल द पैस 6? कौन सी कंपनी एग्जेम्प्टेड है? जो बच्चे लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज बच्चे लोग हाईलाइट करके रखना। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, मतलब जो प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया, उनके लिए ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आने की उम्मीद है केस स्टडी के फॉर्म में। अदरवाइज तो ये जस्ट नॉलेज पर्पस शेयरिंग वीडियो है। तो कौन सी कंपनी को पैस 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है? पहली हो जाएगी निधि कंपनीज को रिक्वायरमेंट नहीं है।
सेकंड बोलता है गवर्नमेंट कंपनी को भी फाइलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड है होली ऑन सब्सिडी कंपनी को भी रिक्वायर्ड नहीं है। फोर्थ मैंने लिखा है स्मॉल कंपनी, देखो उसको मैंने बाद में कुछ अलग हाईलाइट भी किया है क्योंकि वो एक अमेंडमेंट के फॉर्म में तुम लोग को यहाँ पे मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी को भी एप्लीकेबल है PAS 6, वो कौन सी प्राइवेट कंपनी, जो बिग प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर और पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली है, उससे ज्यादा, तो उनको ही PAS 6 मतलब वो बिग प्राइवेट कंपनी में आ जाती है, उनको ही PAS 6 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। बस स्मॉल कंपनी भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी ये दायरे से। Small companies as defined under the section 2 subsection 86 of the Companies Act means a company other than public company having a paid up share capital not exceeding the 4 crore and turnover not exceeding the 40 करोड़। यहाँ पे हाईलाइट करना है पॉइंट, 1 सेकंड हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड उन लोग ने एंड लिखा है, एंड लिखा है मतलब अगर आपकी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है बॉस और वो प्राइवेट कंपनी में से एक भी कंडीशन अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ था लास्ट ईयर, बट अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको अगर स्मॉल कंपनी के दायरे में रहना है तो आपके पास दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। मतलब आपका पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर भी 40 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अगर एक भी लिमिट क्रॉस करती है आपकी कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी तो फिर तो आपको PAS 6 डीमैटेरियलाइजेशन का फंडा एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब जो कंपनी जैसे कि पब्लिक कंपनी को भी डीमेट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी वैसे ही आपको भी डीमेट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी और आपको भी PAS 6 फाइल करना पड़ेगा बॉस। However, a holding company or a subsidiary company or company registered under the section 8, a company or body corporate governed by the special act will not be considered as a small company. Accordingly, such company will have to comply with the mandatory demat norms. मतलब आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है और अल्टीमेटली होल्डिंग सब्सिडी कंपनी, तो आपको तो आपके स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आते ही नहीं हो। मतलब अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आते हो मतलब आप बाय डिफॉल्ट कौन सी कंपनी हो, बिग कंपनीज हो और आपको डीमैटेरियलाइजेशन का फंडा एप्लीकेबल हो जाएगा। डीमेट प्रोसेस फॉलो करनी है, शेयर डीमैटेरियलाइजेशन करना है और PAS 6 फाइल करना है एवरी हाफ ईयरली। The MCA has inserted rule 9B, जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं ना कि अमेंडमेंट आया है, वो कौन से रूल में आया है, 9B in a PAS rule, nothing but prospectus and allotment of security rule, providing for the mandatory dematerialization of the security of the प्राइवेट कंपनी। बट प्राइवेट कंपनी कौन सी, जो बिग कंपनीज है, जो ये दायरे में नहीं आती, मतलब स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आती, तो वो सब कंपनी बिग कंपनीज हो जाएगी और उनको डीमैटेरियलाइजेशन करना पड़ेगा अपना शेयर। कंपनी ने और सॉरी MCA ने उसके लिए टाइम दिया आपको, कितना टाइम दिया मैंने नीचे लिखा है वो भी। द पोजीशन इज रिक्वायर्ड टू बी analyzed as on the last date of financial year if the company ceased to be a small company after the 1st April 2023। assume करो कि as on 31st March 2023 के टाइम पे बैलेंस शीट पे दिन आप अगर स्मॉल कंपनी नहीं हो तो आपके लिए ड्यू डेट यही ईयर में हो जाएगा 30 सितंबर 2024। 1 सेकंड बोलो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एज ऑन 31 मार्च 2023 को आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आती, फॉर एग्जांपल होल्डिंग ऑन सब्सिडरी कंपनी है आपकी, फॉरेन होल्डिंग्स एंड सब्सिडरी कंपनी, तो फिर आप स्मॉल कंपनी तो हो रहे नहीं, तो आपको डीमैटेरियलाइजेशन शेयर कर देना है, डीमेट कर देना आपका शेयर। कंपनी ने MCA ने आपको 18 महीने का टाइम दिया है, मतलब 30 सितंबर 2024 से करना है। अभी ये वाला एग्जांपल मैंने दिया है आफ्टर 31 मार्च 2023 के लिए। फॉर एग्जांपल वहां पे मेरी कोई फॉरेन कंपनी ने मेरे को अक्वायर कर लिया, तो उस दिन में क्या हुआ, सब्सिडी बना कोई फॉरेन कंपनी का, अज्यूम करो, तो मेरे लिए वो 18 मंथ कहां से काउंट होगा, क्योंकि मेरे लिए क्लोजिंग ईयर कौन सा हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 ये वाला साल हो जाएगा। तो मेरे लिए 18 महीना कहां से काउंट करना है, इधर से, किधर से, 31 मार्च 2024 से काउंट करना है 18 मंथ। मतलब मेरा जो डीमैटेरियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट का टाइम हो जाएगा 30 सितंबर 2025। तो एज ऑन 31 मार्च 2023 को क्या पोजीशन है, अगर वो आप उस दिन स्मॉल कंपनी नहीं रहे तो आपको इस साल ही 30 सितंबर 2024 को क्या करना है, आपको डीमेट कर देना। बट अगर सपोज कि 31 मार्च 2024 को मैं उस दिन पे सपोज कि फॉर एग्जांपल स्मॉल कंपनी ना रहा,
तो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट किया है कि अज्यूम करो कि मेरी स्मॉल कंपनी आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद हो रहा है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो 1 जून 2023, तो ईयर कौन सा हो जाएगा 23, 24, तो मेरा क्लोजिंग ईयर कौन सा होगा 24, तो मेरे लिए कितना टाइम है 30 सितंबर 2025। It will be required to comply with the provision within 18 months from the closing of the financial year, that is from the 31st March 2024, and be required to comply by 30 September 2025 के लिए। समझ में आया? बहुत सिंपल एग्जांपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी बाय द अनलिस्टेड कंपनी, जब ये रूल आया था, रूल 9 है, तभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो कंपलसरी आपके टाइम दिया था, उस टाइम पे भी, उस टाइम में आपको डीमेट कर देना है। और उसके बाद आप जितना भी फ्रेश इश्यू करोगे, मतलब राइट इश्यू हो गया, पीपीओ हो गया, ईसॉप्स हो गया, आपको मैंडेटरी क्या करना है, डीमेट में ही शेयर अलॉट करने होते हैं। रूल 9A of the company's prospectus and allotment of security, third amendment rule 2019 provide a rule relating to the issue of security by the unlisted public company. Accordingly, every unlisted public company must issue security only in demat form। मतलब ये अमेंडमेंट आने के बाद कंपलसरी आपको शेयर किस में इश्यू करना है, डीमेट में ही इश्यू करना होगे। फैसिलिटेट द डीमेटलाइजेशन ऑफ द ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, मतलब आपको फैसिलिटी देनी है अपने शेयर होल्डर को। द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट इश्यू सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट डीमेटलाइजेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड इट्स रेगुलेशन। आगे क्या लिखा है? Every unlisted public company must ensure that the entire holding of the security of its directors, promoters and KMP has been dematerialized before making the following offer। मतलब आपको अगर फ्रेश इश्यू करना है पब्लिक कंपनी, मतलब 2019 के बाद, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि अभी बात कर रहा हूँ 2024 चल रहा है, अगर सपोज कोई पब्लिक कंपनी को 2019 से किया ही नहीं था भाई ने, क्या डीमेट नहीं किया था, बट अगर आपको अभी करना है, पब्लिक कंपनी हो आप, अगर आपको राइट इश्यू करना है, तो आपको मैंडेटरी पहले वाली जब सभी होल्डिंग, जितनी भी होल्डिंग आपकी रहेगी, वो पहले डीमेट में करना है, और बाद में ही आप क्या कर सकते हो, ये शेयर डीमेट में इश्यू कर सकते हो। इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट्स ऑफर ऑल होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी who intend to transfer such security after the 2nd October 2018 must get security dematerialization before the transfer। even though transfer करने से पहले भी आपको क्या करना है, डीमेट करना होगा। who subscribe to security of the unlisted public company whether by way of a bonus shares or private placement or right issue after 2nd October 2018 must ensure that all the existing security are held in a dematerialization form before the such subscription। The unlisted public company should facilitate the dematerialization of all the existing security by making application to the depository defined under section 2 subsection 1E of the Depository Act 1996। सिक्योर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। मतलब आप जब भी डीमेटेरियलाइजेशन के लिए जाओगे, मतलब प्रोसेस के लिए, तो आपको एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, वो अलग अलग सिक्योरिटी के लिए। सपोज के फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इक्विटी शेयर्स भी है, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ISIN दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ISIN जनरेट होता है वो सिक्योरिटी वाइज होता है, कंपनी वाइज नहीं होता है। अज्यूम करो कि फॉर एग्जाम्पल आपके दोनों शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों क्या है, आपने ISIN लिया है, तो दोनों PAS 6 अलग अलग फाइल करना पड़ेगा। इसलिए क्लियरली बोला है कि आपको, किधर गया, हाँ, सिक्योर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी, फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। इन्फॉर्म एवरी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर अबाउट द डीमेटेरियलाइजेशन फैसिलिटी। मतलब आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बताना है कि आपकी कंपनी में डीमेट की फैसिलिटी अवेलेबल है बॉस। अभी PAS 6 फाइल करोगे बॉस, तो अभी कौन से कंटेंट होंगे उसके अंदर, लेट्स सी क्या क्या फिल करना है आपको, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी। आप जब भी PAS 6 फिल करने बैठ रहे हो, भरने बैठ रहे हो, तो प्लीज ये सब इन्फॉर्मेशन पहले क्या कर रहा हो, इकट्ठा कर लो, उसके बाद ही PAS 6 क्या करोगे, आप फिल करोगे। चलो अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं कंटेंट ऑफ द फॉर्म PAS 6। जब भी आप फॉर्म
पैस 6 भरोगे तभी आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेट्स सी, जब भी आप पैस 6 फिल कर रहे हो तभी आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद ही पैस 6 भरो। क्योंकि नावडे V3 पे है तो पूरा ऑनलाइन फॉर्म है, पहले जैसा तो है नहीं V2 पे कि आप फॉर्म डाउनलोड करोगे तो भी डाउनलोड करके ऑफलाइन जैसा फॉर्म भरना था। अभी क्या है, सब ऑनलाइन भरना है, अदरवाइज वापस से आप अटकोगे, वापस से मतलब इट्स टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आ सकते हैं। यू नो वेरी वेल, आप प्रोफेशनल हो, अगर आप MCA से टच में हो तो आपको मालूम है कि साइट कैसे चलती है। बट यहाँ पे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम साइट बहुत अच्छी हो गई है। कंपनी इंकॉर्पोरेटेड नंबर होना चाहिए, सीन नंबर होना चाहिए, और वो कंपनी का ISIN नंबर होना चाहिए फॉर ईच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कि वंस अगेन दोहरा रहा हूँ कि अपन ने जस्ट बोला, मैंने ऊपर जस्ट बोला कि आपकी कंपनी के अंदर 2 सिक्योरिटी है, 3 सिक्योरिटी है, अब तीनों का ISIN लेके रखा है तो तीनों अलग अलग पैस 6 फाइल होगा, क्योंकि पैस 6 का टैब उधर एक ही ओपन होता है। Detail about the company's capital such as the issue capital, shares held in demonetization form in a NSDL, CDSL physical form and the reason for any difference in a capital। मतलब आपके NSDL के पास कितनी सिक्योरिटी है, CDSL के पास कितनी है, फिजिकल फॉर्म में कितना है, अगर कोई डिफरेंस है तो उसका रीजन भी आपको देना पड़ेगा। Detail of the change in share capital during the half yearly in the form of bonus share, right issue, ESOP, private placement, conversion, amalgamation, capital reduction, buyback, forfeitures, etc. other। मतलब ये सभी इंफॉर्मेशन अगर आपको डालनी है, अगर लास्ट पैस 6 फाइल किया और वो पैस 6 से अभी पैस 6 जो फाइल करो वो पीरियड में 6 महीने में कुछ हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। Detail of the total share held by the director, promoter, KMP in a physical and demat form। Detail of the total number of the demat request confirmed after 21 days and demat request pending beyond the 21 days with the reason for such delay। और detail of the CS of the company if any and practicing CS certify the form। मैंडेटरी कोई भी या तो CA या तो CS क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा ये फॉर्म को। अभी जिक्र करते हैं ड्यू डेट क्या होगी। मैंने तुमको जैसे बोला कि हाफ ईयरली फॉर्म है, इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कि हाफ ईयरली फॉर्म है तो भाई साल में 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। Form PAS 6 is a half yearly form that the unlisted company must file with the ROC within 60 days from the conclusion of the half year। Below are the due dates for filing the PAS 6। Assume करो कि फॉर एग्जांपल अप्रैल से लेके सितंबर ये 6 महीने के लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी आपकी 29 नवंबर हो जाएगी, और अक्टूबर से मार्च को लेके मतलब अब जस्ट अभी मार्च क्लोज हुआ है तो उसकी ड्यू डेट ये मंथ में होगी जो होगी आपके 30 में। यहाँ पे 29 नवंबर सर क्यों है, यहाँ पे 60 करोगे तो 30 नवंबर नहीं बॉस, अक्टूबर में बीच में कौन सा आता है ना, अगर सितंबर हुआ क्लोज तो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 डे क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो 30 डे अज्यूम मत करना वरना एडिशनल फीस आ जाएगी आपको, मतलब सरप्राइज होगा सर एडिशनल फीस कहाँ से आ गए। ठीक है, चलो। Should the company file a form PAS 6 for a various security separately? जैसे कि मैंने तुमको अभी बोला कि भाई एवरी अलग अलग सिक्योरिटी के लिए अलग अलग ISIN जनरेट होगा और उसके लिए आपको अलग अलग PAS 6 फाइल करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स आंसर मेरा आएगा यस। Rule 9A of the company's prospectus and allotment of security rule 2014 has been applied for every class of security and only one ISIN can be inserted in a form PAS 6। Thus, for a various types of and class of security, different form are needed to be furnished। A company must furnish the form PAS 6 for every ISIN issue to it। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सब पेमेंट हम लोग ने PAS 6 फाइल नहीं किया, तो जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि आफ्टर ड्यू डेट आप एडिशनल फीस के साथ क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। उसके अलावा पेनल्टी भी है, तो ध्यान में रखना भी, कल उठ के ROC के पास राइट है वो पेनल्टी लगा सकती है। क्या पेनल्टी होगी अगर डिले फाइल किया तो? अ वन टाइम पेनल्टी होगी 10,000 इज इम्पोज्ड ऑन द कंपनी फॉर द डिले इन फाइलिंग द फॉर्म PAS 6। Additionally, a penalty of 1,000 per day is imposed on the officer in default and the company for continuing default as per the section 450 of the Companies Act 2013, subject to maximum कितना रुपया होगा, 2 लाख रुपया होगा on company and 50,000 on officer in default। तो ये जस्ट पेनल्टी हो गए एज पर द 450 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो दिस आर नथिंग बट सर्टन ब्रीफ अबाउट PAS 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा। अगर आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि मैं
आपको मेरे को ये भी बोलना चाहिए था, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दे रहे। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लिखते भी है, और एक दूसरे के आइडिया प्लीज शेयर करते रहिए, बिकॉज ये प्योरली चैनल जो बना है नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए बना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपडेट जरूर रहिए, क्योंकि ऐसे टाइप की वीडियोस में लाते रहूंगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।